जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है उसका मैं यूट्यूब पर करा रहा हूं और उसका पीडीएफ भी सुसज्जित तरीके से मेरा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर चला जाता है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अगर हमारे नए बंधु हैं। तो यहाँ पर धाकड़ डिस्कशन होता है, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट हम कराते हैं उसका धाकड़ डिस्कशन के साथ जो है कराया जाता है, ना कि ए का बी का सी, इस तरह से नहीं, ठीक है। तो जिस तरह से ज्ञान बिंदु सर डिटेल से पढ़ाते हैं उसी को हम जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से है ना बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 2 वीडियो पढ़ा चुके हैं, इसके पहले अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के अवश्य देखें। आज का हमारा तीसरा सेट है। क्या है? तीसरा सेट है। तीसरा सेट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? कह रहा है निम्न में से, मतलब ये चारों में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में? तो अगर बात किया जाए प्राचीन इतिहास के, तो प्राचीन इतिहास में मनुष्य का जीवन काल को अगर देखा जाता था तो 100 वर्ष जीते थे। कितने वर्ष जीते थे? 100 वर्ष जीते थे। अभी तो 60 वर्ष जीता है ना। 60 वर्ष जो है मानक रखा गया है एक मनुष्य के जीवन काल। तो पहले जो है 100 वर्ष तक जीता था, है ना। तो उसी 100 वर्षों में मनुष्य के जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। पहला वर्ग था ब्रह्मचर्य वर्ग, है ना, जो कि 1 से 25 वर्ष कहलाता था। 1 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य कहलाता था। और गृहस्थ जीवन जो कहलाता था आपको 25 से 50 गृहस्थ जीवन, 25 से 50 50 से 75 जिसको वानप्रस्थ जीवन कहते थे। और फिर 75 से 100 में क्या करता था, तो सन्यासी लेकर के चल जाता था हरे कृष्णा कीर्तन करने के लिए, या फिर जंगल में, है ना, तपस्वी बन के चला जाता था तपस्या करने के लिए। तो इस तरह से 4 वर्गों में बांटा गया था मनुष्य के जीवन काल को। पहला किसमें? तो ब्रह्मचर्य जीवन में, दूसरा गृहस्थ जीवन में, तीसरा वानप्रस्थ जीवन में, और चौथा सन्यासी जीवन में। 1 से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष, 50 से 75 वर्ष, 75 से 100 वर्ष। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? इसी चारों आश्रम का, 1 से 25, 25 से 50, है ना। तो इसको किसमें मिलता है? आपको जावलोपनिषद में, है ना। किसमें मिलता है? जावलोपनिषद में। करा किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो जावलोपनिषद में। किस ग्रंथ में? जावलोपनिषद में। अगर मैत्रेयी संहिता की अगर बात करें, मैत्रेयी संहिता की अगर बात करें तो मैत्रेयी संहिता में तो वैसे बहुत सारे चीज का जो है वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें एक मुख्य चीज है ना, कि पुरुषों के बारे में कहा गया है मैत्रेयी संहिता में। पुरुषों के बारे में मैत्रेयी संहिता में यह कहा गया है कि अगर पुरुष जुआ, शराब और महिला से, है ना, अगर दूरी बना करके रखे तो मनुष्य जो है जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मनुष्य जो है किसी न किसी चंगुल में आ जाता है, चाहे किसी महिला के अंदर में आ जाता है। महिला नहीं तो फिर जुआ नहीं तो फिर, है ना, शराब के फेर में आ जाता है। तो इस तरह से जो है ना, मनुष्य का जो है जीवन काल पर असर पड़ जाता है। लेकिन मैत्रेयी संहिता में यह कहा गया है कि अगर इस तीनों चीज से अगर वंचित रहा जाए तो मनुष्य अपने जो है ना, जीवन काल में बहुत कुछ आगे कर सकता है, ठीक है। अगर शतपथ ब्राह्मण की बात किया जाए, शतपथ ब्राह्मण की, तो शतपथ ब्राह्मण में जो है, शतपथ ब्राह्मण में यह वर्णन किया गया है कि स्त्री जो है पुरुष का अर्धांगिनी कहलाता है। अर्धांगिनी, है ना, पुरुष का अर्धांगिनी कहलाता है। ये शतपथ ब्राह्मण में वर्णन किया गया है। अगर मनुस्मृति की बात किया जाए तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है मनुस्मृति। पूछ देता है क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो मनुस्मृति है। कौन है? मनुस्मृति। अब आगे चलते हैं। तो डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? कारण निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? तो ये तीनों था, निर्याकस, अरिस्टोबुलस और अनेसिक्रिटस। लेकिन मेगास्थनीज नहीं था। मेगास्थनीज की अगर बात किया जाए तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में आया था, शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा में रहता था
और उसी पाटलिपुत्रा को मेगास्थनीज ने एक नाम दिया था पोलीब्रोथा। क्या नाम दिया था? पोलीब्रोथा। अगला क्वेश्चन, महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो महापुराणों की अगर बात किया जाए तो महापुराणों की संख्या कितनी है? 108 है। कितना है? 108, सॉरी 108 नहीं, 18 है। कितनी है? 18 है। महा उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। वेदांत की संख्या की बात किया जाए तो 6 है। वेद की संख्या की बात करें तो 4 है ना? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? तो कृषि विभाग से संबंधित है आपका कौन? तो दीवान कोही। दीवान कोही की अगर बात किया जाए तो कृषि से संबंधित है। दीवान कोही की अगर बात किया जाए तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में नहीं, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही ये जो दीवान कोही की स्थापना किया गया था। दीवान कोही की। उसी तरह से अगर एक नंबर की बात किया जाए दीवान मुस्तक राज की, तब मुस्तक राज जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना किया था। दीवान मुस्तक राज यह एक वित्त विभाग था। दीवान मुस्तक राज क्या था? वित्त विभाग था। जैसे दीवान कोई कृषि विभाग था, उसी तरह से दीवान मुस्तक राज एक वित्त विभाग था। लेकिन यह किसके शासनकाल में था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। अगर दीवान अर्ज की बात किया जाए तो यह सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग, सेना का विभाग था। और दीवान अर्ज किसने जो है लागू किया था? तो बलबन ने। दीवान अर्ज किसने किया था? तो बलबन ने। अगर दीवान बंदगान की बात किया जाए तो दीवान बंदगान जो है ये लाए थे एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान बंदगान की स्थापना किया गया था। और दीवान बंदगान था क्या? तो एक जो है दास का विभाग था। दास का विभाग था। कहा जाता है कि एफएसटी के शासनकाल में लगभग 1,80,000 दास रहा करता था, जो कि सबसे ज्यादा दास रहने वाला सल्तनत काल में कहलाता था। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। तो दीवान बंदगान उसी विभाग से संबंधित था। किससे? दास विभाग से। एक और पूछता है दीवान खैरात। तो दीवान खैरात भी दान विभाग से संबंधित है। वो भी लाया था एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। एक दीवान इस्तिहाक जो कि पेंशन विभाग था, वो भी जो है आपको कौन लाए थे? एफएसटी लाए थे, है ना? तो फिरोज शाह तुगलक जो है सल्तनत काल के युग में अपने शासन काल में बहुत सारे कार्य किए थे। सराय पुल नहर, है ना, बाग बगीचा बहुत सारे बनवाए थे। इसीलिए सल्तनत काल के युग में, है ना, सल्तनत युग का अकबर कहलाता है। सल्तनत युग का अकबर कौन कहलाता है? तो फिरोज शाह तुगलक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? तो कोई और नहीं, कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ऐसे शक्तिशाली राजा थे जिनका जो है जिक्र अकबर ने अपने बाबरनामा तक में कर दिया था। अकबर ने अपने बाबरनामा तक में कर दिया था, है ना, कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय की अगर बात किया जाए वंश से संबंधित, तो यह विजयनगर वंश से संबंधित है। किस वंश से? तो विजयनगर वंश से संबंधित है। कौन? कृष्णदेव राय थे। अगला क्वेश्चन, मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया? कर मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना, तब मुगलों से स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है और भी सब किया था, जैसे सादुतुल्ला खां, चिनखिलीज खां, सादत खां, मुर्शिद कुली खां। तो इसमें कर्नाटक वाला पूछा जा रहा है, तो कर्नाटक का किसने किया था? सादुतुल्ला खां ने। कह रहा है क्वेश्चन कि मुगलों से स्वतंत्र, मतलब जो मुगलों का जो अधिपत्य था तो उससे स्वतंत्र होकर के अपने राज्य का स्थापना कर लिया था। जैसे नहीं होता है कि मालिक चलो ढीला ढाला है, चलो अपना जो है अपना प्रशासन चलाते हैं, तो उसी में जो है कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? सादुतुल्ला खां। सादुतुल्ला खां। सादुतुल्ला खां। अगर सादत खां की बात करें तो इसने जो है अवध का संस्थापक बना था। अवध का जो है अवध राज्य की स्थापना किया था। किसने? सादत खां को। सादत खां ने अवध राज्य की स्थापना किया। अगर मुर्शिद कुली खां की बात किया जाए तो मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल का निर्माण किया था। किसने? बंगाल का स्थापना किया था। और चिनखिलीज खां की अगर बात करें तो चिनखिलीज खां जो है हैदराबाद का, है ना। तो चिनखिलीज खां हैदराबाद के संस्थापक कौन है? चिनखिलीज खां। अवध के सादत खां, और बंगाल के मुर्शिद कुली खां, और कर्नाटक के सादुतुल्ला खां। तो इस तरह से चारों इंपोर्टेंट था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था?
तो आंग्ल मैसूर युद्ध को आज कबाड़ ही देते हैं, ठीक है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात किया जाए तो टोटल 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कई गो हुआ था? 4 गो युद्ध हुआ था। 1769 है ना, सबसे पहले हुआ था 1769 में, फिर हुआ था 1780-84 में, फिर हुआ था 1790-92 में, और लास्ट में हुआ था 1799 में। एक क्वेश्चन आप पूछता है कि कौन से युद्ध में, कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा गया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। कौन मारा गया था? टीपू सुल्तान। तो यहाँ पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल के काल में, तो पहला जो गवर्नर जनरल था पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में बरे लास्ट था, गवर्नर बरे लास्ट था। द्वितीय में अगर बात किया जाए तो वारेन हेस्टिंग्स था, तृतीय में कार्नवालिस था, चौथा में बेलेजली था। तो इस सब पॉइंट को नोट कीजिए, पहला में बरे लास्ट, द्वितीय में वारेन हेस्टिंग्स, तृतीय में कार्नवालिस, चौथा में बेलेजली। तो यहाँ पूछ रहा है तृतीय तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड कार्नवालिस। और चतुर्थ हो जाएगा बेलेजली। तो चतुर्थ कौन हो जाएगा? बेलेजली। तो तृतीय हो गया आपका ये, ठीक है। अगर द्वितीय की बात करें तो ये वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। और चतुर्थ में है लॉर्ड बेलेजली, और प्रथम में था लॉर्ड वारे लास्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? तो भगत जवाहर मल का जो संबंध है वह किसान आंदोलन कूका आंदोलन से था। किससे था? कूका आंदोलन से। कूका आंदोलन की अगर बात किया जाए तो ये पंजाब राज्य में है ना, किस राज्य में? पंजाब राज्य में जो है पनपा था कूका आंदोलन, जिसका नेतृत्व करता कौन थे? तो भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल। पाइक विद्रोह की अगर बात किया जाए तो पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे है ना, बक्सी जगबंधु थे। कौन थे? बक्सी जगबंधु। पाइक विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बक्सी जगबंधु। मोपला विद्रोह की बात किया जाए तो ये केरल में था, है ना। मोपला विद्रोह कौन था? केरल में था। मोपला विद्रोह कहाँ था? केरल में था। और इसका जो नेतृत्वकर्ता थे अली मुस्लियार थे। कौन थे? अली मुस्लियार, अली मुस्लियार। अब कूका के बता दिए, भगत जवाहर मल है। और तेभागा आंदोलन की अगर बात करें तो ये बंगाल में हुआ था तेभागा आंदोलन, और ये इसका नेतृत्व भवन सिंह थे। कौन थे? भवन सिंह। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? तो इलाहाबाद से किसने किया था? इलाहाबाद से किसने किया था? तो लियाकत अली ने। इलाहाबाद से लियाकत अली ने। इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली ने। और इस इलाहाबाद के लियाकत अली को दबाया था किसने? है ना, किसने दबाया था? तो कर्नल नील ने। किसने दबाया था? कर्नल नील, कर्नल नील, कर्नल नील ने, कर्नल नील ने। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑप्शन की बात किया जाए बेगम हजरत महल की, बेगम हजरत महल की। तो बेगम हजरत महल जो नेतृत्व किए थे, ये किए थे आपको अवध से, अवध से लखनऊ से, अवध एंड लखनऊ से, अवध एंड लखनऊ से। लियाकत अली है ना, लियाकत अली तो हो ही गया। अगर खान बहादुर खां की बात किया जाए तो ये बरेली से की इसने, है ना, बरेली से, है ना। कहाँ से? बरेली से। और मौलवी अहमद उल्ला किसके? मौलवी अहमद उल्ला की अगर बात किया जाए तो ये फैजाबाद से। किससे किए थे? फैजाबाद से। मौलवी अहमद उल्ला किनसे किए थे? तो फैजाबाद से। तो ये सब याद रखिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं? करे यह कथन किसका है? कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो ये तीखा शब्द किसने किया था, कहा था? तो कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने। यही कर्जन है जो बंगाल को विभाजन किया था, है ना, बंगाल का विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुआ था, 7 अगस्त 1905 को, है ना। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन की अगर बात करें, बंगाल विभाजन की अगर बात किया जाए तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को हुआ गया था, है ना। अर्थात 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हो गई थी कि बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट देना है, बंगाल विभाजन करना है ना। इसी को देखते हुए जुलाई में जब घोषणा हुआ और 7 अगस्त 1905 के स्वदेशी आंदोलन हुआ,
है ना, स्वदेशी आंदोलन हुआ, लेकिन इस स्वदेशी आंदोलन से अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ा और अंतुगत हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, 16 अक्टूबर 1905 को, है ना, बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो एग्जैक्ट डेट अगर पूछे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 7 अगस्त 1905 को। घोषणा कब हुआ था बंगाल विभाजन के, तो 19 से 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन का जो जगह था, है ना, कलकत्ता के टाउन हॉल, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में। अगला क्वेश्चन, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां है? द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां है? तो यह किनकी कृतियां है? माइकल एंजेला का। किसका है? माइकल एंजेला का। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां हैं? माइकल एंजेला की, माइकल एंजेला की। लियोनार्डो दा विंची की अगर बात किया जाए तो इसने मोनालिसा और द लास्ट सपर कृति लिखा है। मोनालिसा, मोनालिसा ये कृति है ना, नाम नहीं है, कृति है। तो कह रहा मोनालिसा और द लास्ट सपर कृति किनकी है? लियोनार्डो दा विंची की, लियोनार्डो दा विंची। राफेल, राफेल की अगर बात किया जाए तो मेडोना, राफेल किस क्या लिखा है? तो मेडोना, मेडोना एक कृति है ना, जिसके लेखक कौन है? तो राफेल। एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि पुनर्जागरण का शुरुआत जो है इटली के फ्लोरेंस से हुआ था, इटली के फ्लोरेंस से हुआ था। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करें। इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति 1688 में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में कब हुआ था? 1688 में। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था, तो यह भी सही है ना। सप्तवर्षीय युद्ध जो है, सप्तवर्षीय मतलब 7 वर्षों का युद्ध जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, वो कब से कब तक चला था? 1756 से 1763। जोड़ लीजिए, 7 वर्ष होता है कि नहीं? तो 1756 से 1763 के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, तो ये भी सही है ना। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। लेकिन एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था, नहीं, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। किससे था? ट्यूडर, है ना, ट्यूडर, ट्यूडर वंश से था। करा एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किससे था? ट्यूडर वंश से था। तो एक बार याद करिएगा, इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति कब हुआ था? 1688 में। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, कब से कब? तो 56 से 63, 1756 से 63। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। एलिजाबेथ प्रथम किस वंश से संबंधित है? तो ट्यूडर वंश से। यही गलत है, क्योंकि दिया था क्या? स्टुअर्ट वंश। अगला क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को कौन सा क्रम सही है? करा सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का कौन सा, मान के चलिए इस सूर्य है, तो यहाँ पर कौन सी है? बुध है, बुध है। फिर यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर जो है बृहस्पति है, बृहस्पति है। फिर यहाँ पर जो है शनि है, फिर उसके बाद अरुण है, फिर वरुण है। तो इस तरह से जो है ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम में है। तो कह रहा सूर्य से दूरी के अनुसार क्या है? तब बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना। और इसी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल में क्वेश्चन पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में अवस्थित है? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है क्षुद्र ग्रह। अगर बात किया जाए सबसे नजदीक सूर्य से कौन है? तब बुध है। फिर कौन है? तो शुक्र है। फिर इसी तरह से दूरी के अनुसार है, ठीक है। अगर सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात किया जाए तो बृहस्पति है। बृहस्पति की जो ग्रह है उसका नाम है ज्ञानीमीड, है ना। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। भोर का तारा, शाम का तारा, चमकता तारा, ये सब कौन है? शुक्र है। अगला क्वेश्चन, असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मतलब गलत कौन है? असत्य मिलान का यहाँ चयन करना है। उत्तरी अमेरिका में क्या पर्वत चोटी माउंट मैकिले है? तो क्या बिल्कुल सही है ना। माउंट मैकिले कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में। माउंट मैकिले कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। माउंट मैकिले उत्तरी अमेरिका में। ओजस डेल सलाडो दक्षिणी अमेरिका में। ओजस डेल सलाडो दक्षिणी अमेरिका में। माउंट कोएस्को ऑस्ट्रेलिया में। माउंट कोएस्को ऑस्ट्रेलिया में। माउंट किलिमंजारो यूरोप, गलत है ना। माउंट किलिमंजारो यूरोप नहीं बल्कि अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में, है ना, अफ्रीका में है, ठीक है।
तो उत्तरी अमेरिका कर माउंट मैकिलो जो है, माउंट मैकिले जो है कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में है। ओजस डेल सलाडो दक्षिणी अमेरिका में, माउंट कोएस्को ऑस्ट्रेलिया में, और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, ना कि यूरोप में। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है ना, नहीं गुजरती है। तो मानक समय की अगर बात करें तो भारत की मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ईस्ट है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर है। अगर बात किया जाए तो ये मानक समय जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। तो इसी में से कह रहा है कि कौन सा राज्य से नहीं गुजरती है, तो उसको कैसे आप अलग कीजिएगा? तो 5 राज्य देखिए कैसे याद करना है, पहले शॉर्ट में है ना, यूपी एमपी एपी, यूपी एमपी एपी, यूपी एमपी एपी, यूपी एमपी एपी, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, यूपी एमपी एपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, यूपी एमपी एपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा। तो ये पांचों राज्य जो है मानक समय रेखा से गुजरती है। तो इन चारों में से कौन नहीं है? झारखंड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? नेपाल की अगर बात किया जाए तो नेपाल के साथ सीमा हमारे जो है राज्य में 5 राज्यों से बनती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सॉरी, नेपाल के 5 राज्यों से बनती है। कौन कौन? तो आंध्र प्रदेश बोलना, सॉरी। तो 5 राज्यों से कौन कौन बनती है? आप लोग एक बार मैप में देखिएगा, मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं बता देता। तो इसमें जो नहीं बनाती है वो असम है, वो असम है। बाकी बनाने वाले कौन है? तो ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार भी तो अपना है ना, बिहार भी है। और एक बताइए, 4 गो तो हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, है ना। एक और होगा, कह रहा किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जब प्रवेश करती है तो वह किस दर्रा से होकर के? तो यांग याप्पा दर्रा होकर के गुजरती है, यांग याप्पा। अगला क्वेश्चन, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से, है ना, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो संगम किसको कहते हैं? जब दो नदियां मिलती है तो उसे संगम कहते हैं। कर अलकनंदा और मंदाकिनी, तो रुद्रप्रयाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? चंबल नदी पर अवस्थित है। कौन सी जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। तो 21 नंबर की अगर बात की जाए, है ना, तो यहाँ 2 चंबल नदी जो राजस्थान में है ना, चंबल नदी राजस्थान राज्य में है। और यहाँ जो जलप्रपात है 2 गो है, एक चुलिया जलप्रपात है और एक जो है पुनासा है। तो चुलिया इसमें दिया गया, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। तो चुलिया और पुनासा कहाँ है? चंबल नदी पर। चुलिया और पुनासा जलप्रपात कहाँ है? तो राजस्थान के, है ना, चंबल नदी पर चुलिया और पुनासा। अगला क्वेश्चन, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के, है ना, तटों पर होती है। तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून, यानी कि लौटती हुई मानसून भी बोल सकते हैं, या उत्तरी पूर्वी मानसून। सबसे ज्यादा भारत में वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य का कौन सा क्रम है? तो केरल तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ए नंबर ऑप्शन सही है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। अगला क्वेश्चन, कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर, है ना। तो तुलबुल कहाँ है? चिनाव पर है। तुलबुल आपका कहाँ है? चिनाव पर है। अगर सतलज की बात करें तो सतलज जो है कहाँ है? सतलज आपको जो है सरहिंद नहर परियोजना पर है ना। सरहिंद नहर जो परियोजना है वह किस नदी पर है? तो सतलज पर है। तुलबुल चिनाव पर है, सॉरी, तुलबुल चिनाव नहीं, तुलबुल झेलम पर है, मिस्टेक हो गया। तुलबुल किस पर है? झेलम पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। और सरहिंद नहर परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पर। दुलहस्ती की बात करें तो दुलहस्ती चिनाव पर है ना। दुलहस्ती कहाँ है? चिनाव पर। तिलैया परियोजना कहाँ है? तो ये जो है बराकर नदी पर है। तिलैया परियोजना कहाँ? बराकर नदी पर। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर। अगला क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी
जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में कब हुआ था? 1992 में, 1992। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? इम्फाल में। मणिपुर की राजधानी कहाँ? इम्फाल है, वही है। वहीं आपको जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान अवस्थित है। कहाँ? इम्फाल में। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? कह रहा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला 1919 के अधिनियम से। किससे मिला? 1919 के अधिनियम से। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री जगजीवन राम, श्रम मंत्री जगजीवन राम। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, वाणिज्य मंत्री होमी जी भाभा, CS भाभा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? तो प्रस्तावना आ गया, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? तो न्याय की प्रस्तावना की अगर बात किया जाए, है ना, तो प्रस्तावना में जो है 5 प्रकार का जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है ना, सॉरी 5 प्रकार के नहीं है जी, हाँ, स्वतंत्रता तो 5 प्रकार के है, ठीक है। स्वतंत्रता 5 प्रकार के है। और न्याय की अगर बात करें तो 3 प्रकार के न्याय है। समानता की बात करें तो 2 प्रकार की समानता है, और बंधुत्व 1 प्रकार की है ना। तो 1 प्रकार की हो गया बंधुत्व, दूसरा में जो है समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। अगर तीसरा में न्याय की अगर बात करें तो 3 गो न्याय है, अवसर सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि न्याय की चर्चा कितनी है? तो न्याय कई गो है? 3 गो है। न्याय कई गो है? 3 गो है। अवसर की समानता, न्याय कई गो है? 3 गो है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, वहीं से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में? संस्कृति, जो देश की संस्कृति होती है, राज्य की संस्कृति होती है, तो कह रहा उसका शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में, है ना। सांस्कृतिक और शिक्षा मतलब ये मूल अधिकार की बात किया जा रहा है। तब मूल अधिकार कई गो है टोटल वर्तमान में? तो 6 गो। पहले कई गो था? 7 गो। लेकिन अब कई गो है? तो 6 गो है। 6 में कौन कौन है? तो पहला है समानता का अधिकार 14 से 18, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, फिर है शिक्षा, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, यही वाला, है ना, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, है ना, 25 से 28 है। और 29-30 में क्या है? 29-30 में भी है ना, क्या है देखिए, नाम भूल रहे हैं, समानता। 29-30 में जो है ना, अल्पसंख्यकों की शायद कुछ वर्णन है ना। और छठा में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार 32 में। अगला क्वेश्चन, तो ये हो गया आपका सभी। करें इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद मात्र और मात्र 6 राज्य में है। मात्र और मात्र 6 राज्य में है। कौन कौन राज्य में है? यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, आपका आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, और कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। तो ये 6 राज्य में जो है ना विधान परिषद है। लेकिन इसके अलावा जो है और विधान परिषद कहीं नहीं है। तो उसी में छाट में बिहार में है ये, महाराष्ट्र में है ये, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में नहीं है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 124 और हाई कोर्ट अगर पूछे तो 214 हो जाएगा। 214, इसी को उलट पुलट कर देना, 2 को पहले ले लेना, 1 को बाद में, फिर 4 तो 214। ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? है ना, जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे? इंदिरा गांधी।
कह रहा किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया? संविधान की भाषा की अगर बात किया जाए तो संविधान में कुल भाषा 22 गो है, कुल भाषा 22 गो है, लेकिन हमारा मूल संविधान में 14 भाषा था। कई गो था? 14 गो था, लेकिन 8 गो भाषा जो है निम्नांकित संविधान संशोधन के तहत जो जोड़ा गया, तो उसको चलते हैं देखते हैं कौन कौन भाषा को किस संविधान के तहत जोड़ा गया है। तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ। कैमा हुआ? 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। उसके बाद फिर हुआ, उसके बाद आपका फिर हुआ 71वां संविधान संशोधन। 71वां हुआ 1992 में, 1992 में। तो 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया है ना, 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद हुआ आपको जाकर के 52वां संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इसके तहत 4 भाषा को जोड़ा गया है, जिसका ट्रिक होता है बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये 4, 3, 7 और 1 8 भाषा जुटा, तो 14 से 8 जोड़ दीजिए तो कितना भाषा हो गया? 22 भाषा हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति को जो है जुड़वा वाहन कहते हैं प्राक्कलन समिति के। अगर इसकी बात की जाए सदस्य की, तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होता है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतरराज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार होती है? अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, तो अंतरराज्यीय परिषद की सबसे पहले अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुआ था 1990 में, 1990 में, 1990 में। और ये जो अंतरराज्यीय परिषद संबंधित है 263 से, कितना से है? 263 से। किस आयोग की सिफारिश से जो है यह जो है लागू हुआ था? तो सरकारिया आयोग है ना। कौन आयोग? सरकारिया आयोग। इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि परिषद की बैठक साल में कितनी बार होती है? तो 3 बार। कितनी बार होती है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? 10 का कितना घात होता है? तो पेटा में 15 होगा, पेटा में 15 होता है। तो इसको शुरू से मैं एक बार बोलता हूं, है ना। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, येटा, जेटा, है ना। तो इस तरह से जो है इसका क्रम था। उसके बाद 10 पर पावर 1 लगा दीजिए, फिर 2 लगा दीजिए, फिर 3 लगा दीजिए, है ना। और फिर जो है 3 सब में जोड़ ले जाइए, है ना। ठीक है। तो ये पेटा का कितना होगा? 10 पर 15। संवेग का ईसाई मात्रक क्या होता है? संवेग का, तो संवेग की अगर बात करें तो पृथ्वी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, है ना, किलोग्राम पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा जी का मान महत्तम होता है कहाँ? ध्रुव पर, और न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान अगर ऊपर नीचे करिएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। जी का मान अगर पूछ दे कि कभी जी का मान कितना होता है, तो 6 बड़का जी का मान 6.67 अब गुने 10 पर पावर -11 गुने 10 पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होता है? अगर बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होता है? जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो धीरे धीरे नीचे गिरेगा तब वर्षा होगा। क्या होगा? वर्षा। आंधी कब होगा? जब एकाएक नीचे गिर जाएगा। दिन साफ कब होगा? जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तब, है ना, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तब। ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाली अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? तो विवर्तन, है ना। मतलब ध्वनि जा रहा है, उसको माध्यम नहीं मिला, तब मुड़ के जो है जन्य रास्ता मिलता उन्हें चल जाता है, तो विवर्तन के माध्यम से। निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है वो कौन है? गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है।
अगला क्वेश्चन, किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण में किया जाता है ना? पश्च दर्पण मतलब पीछे को देखने के लिए, है ना? तो पीछे वाले वस्तु को देखने के लिए जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन, लेकिन दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा दिखता है। उत्तल दर्पण में छोटा दिखेगा तभी जो है छोटकी आईना में समा जाएगा। कह खनिज तेल या कच्चे तेल में से दूध शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि से निकाला जाता है? आंशिक आसवन विधि से। किससे? आंशिक आसवन विधि से। एवोगाड्रो की संख्या किसे कहते हैं? तो एवोगाड्रो की संख्या जो है कितनी है ये बताना है। तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 है ना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगला क्वेश्चन, अगला है लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहां से कहां तक आता है? लेंथेनाइड समूह में श्रेणी में परमाणु की संख्या कहां से कहां तक आता है? तो ये आता है आपको 57 से 71। 57 से 71 कहां से कहां तक आता है? 57 से 71। 57 से 71। अगला क्वेश्चन, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने वाला सोडा जिसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा Na2CO3 10:2, Na2CO3 10:2, है ना। और बाई कार्बोनेट जो होता है आपको खाने वाला सोडा होता है NaCO3। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का रंग पीला किस वर्णी लवक के कारण होता है? तो यहाँ पीला पूछ रहा है, तो पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन। गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? गंजापन, गंजापन, है ना। तो गंजापन जो रोग होता है आपको टीनिया कैपेटिस, है ना, टीनिया कैपेटिस, टीनिया कैपेटिस, टीनिया कैपेटिस। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो कोटिकोलस, कोटिकोलस। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कोटिकोलस। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? जीन की इकाई के कार्य को क्या कहते हैं? तो सिस्टोन। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टोन। अगला क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग पुरुष जननांग है? पुष्प का कौन सा भाग पुरुष जननांग है? तब पुरुष का पूछ रहा है, तब पुरुष का पुमांग हो जाएगा और महिला का जयांग हो जाता है। कह पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है ना। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन है? तो फूल खिलाने वाले हार्मोन की बात करें तो फ्लोरीजेंस है, फ्लोरीजेंस, फ्लोरीजेंस। ट्राउमेटिन की अगर बात किया जाता है पौधे में अगर कुछ दिक्कत हो जाती है ना, बीमार पड़ जाता है पौधा, तो ट्राउमेटिन जो है उसको ठीक करता है। एथिलीन की बात करें तो ये कच्चे फलों को पकाने में काम आता है। कह निम्न में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है? मेटाथीरिया, तो कंगारू। मेटाथीरिया उसको कहते हैं, चलिए इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। स्तनधारी में देखा जाए तो 3 उपवर्ग बांटा गया है। स्तनधारियों में 3 उपवर्ग में बांटा गया है ना। पहला उपवर्ग है प्रोटोथीरिया, फिर है मेटाथीरिया, फिर है यूथीरिया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटो, मेटा, यू, है ना, ऐसे याद करिए। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। तो इसमें से कौन कौन आता है ये बताते हैं। प्रोटोथीरिया में अगर बात किया जाए तो एकिडना और एकिडना, है ना, एकिडना, एकिडना, सॉरी एकिडना होता है, एकिडना, एकिडना और प्लेटिपस आता है ना। एकिडना और प्लेटिपस, एकिडना और प्लेटिपस, एकिडना और प्लेटिपस ये प्रोथीरिया में आता है। किसमें आता है? प्रोटोथीरिया में। और मेटाथीरिया की अगर बात की जाए तो अर्ध विकसित जो बच्चा जन्म देता है उसे, है ना, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेटाथीरिया। जैसे कंगारू को अगर देखा जाए तो बच्चे जन्म देने के बाद वो अपने जो है ना अपने जो है थैली जो उसका रहता है उसमें 6 महीने तक रखता है, तो वैसे वो क्या कहते हैं? वैसे चीज को जो है मेटाथीरिया में रखा जाता है। यूथीरिया की अगर बात किया जाए तो यूथीरिया में जो है विकसित बच्चा को जो जन्म देता है उसके यूथीरिया कहते हैं। यूथीरिया जैसे मनुष्य, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ मेटाथीरिया, तो मेटाथीरिया का मतलब हुआ जो अविकसित। अविकसित किसका रहता है? तो कंगारू का रहता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितने कृंतक दांत पाए जाते हैं? कृंतक दांत कितना? तो कृंतक दांत की बात करें तो 4 को रहता है। क्या को रहता है? 4 को।
हिपेरिन, हिपेरिन नामक क्या है, प्रोटीन है, का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है, तो यकृत से होता है। हिपेरिन का क्या काम है, तो रक्त को जो है जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है। लेकिन इसी के उल्टा एक और है ना, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन जो कि रक्त को थक्का करने में सहायक होता है, रक्त को थक्का करने में सहायक होता है फाइब्रिनोजन, जबकि रक्त को थक्का करने में रोकता है हिपेरिन, हिपेरिन नामक प्रोटीन। और दोनों क्या है, प्रोटीन है, हिपेरिन और फाइब्रिनोजन दोनों क्या है, प्रोटीन है। कर किस वर्ग के प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में, यह मैथ का है, आगे बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जैविक विविधता दिवस, जैविक विविधता दिवस 22 मई को है ना, जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, नाहम पेन है ना, कंबोडिया की राजधानी नाहम पेन। इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज के प्रकाशन किस बुक में किया जाता है, इटली और ईरान, इटली और ईरान की बात किया जा रहा है तो ग्रीन बुक में, ग्रीन बुक में, इटली और ईरान ग्रीन बुक, इटली और ईरान ग्रीन बुक, इटली और ईरान ग्रीन बुक। ऑरेंज बुक की अगर बात किया जाए तो ये नीदरलैंड की है ना, सरकारी दस्तावेज नीदरलैंड की है। व्हाइट बुक की अगर बात की जाए तो व्हाइट बुक किसका है, व्हाइट बुक जो है आपको दक्षिण कोरिया का है ना, दक्षिण कोरिया का, और उसमें व्हाइट पेपर लग जाएगा तो भारत का हो जाएगा, और व्हाइट बुक है तो व्हाइट बुक में दक्षिणी कोरिया हो जाएगा। ब्रुनेई है ना, ब्लू बुक जो है किसका है, तो ब्रुनेई का है, ब्रुनोई है ना, ब्लू बुक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसी है, मलेशिया का समाचार एजेंसी का नाम क्या है, तो मलेशिया का बरनामा है, मलेशिया के बरनामा, मलेशिया के बरनामा। इजराइल के अगर देखा जाए तो इतीम हो जाता है, इजराइल के इतीम हो जाएगा। क्योडो है ना, किसका है, तो जापान का क्योडो है। चीन है ना, सिनहुआ है ना, चीन का है सिनहुआ, चीन का सिनहुआ है। अरे विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है, सर्वाधिक आबादी वाला है ना, तो सर्वाधिक आबादी वाला देखा जाए तो टोक्यो है, और सबसे कम आबादी वाला वेटिकन सिटी, सर्वाधिक टोक्यो, सबसे कम वेटिकन सिटी। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष है, अश्वघोष है। अमर सिंह का एक डायरी था जिसका नाम था अमरकोश, अमरकोश किसकी है, तो अमर सिंह का है। फिरदौसी की बात करें तो शाहनामा के लेखक हैं है ना। गुलबादन बेगम की बात करें तो ये हुमायूं नामा लिखा है। अगला क्वेश्चन, इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है, इंपीरियल पैलेस, तो इंपीरियल पैलेस की अगर बात करें तो जापान में, कहाँ है, जापान में। इंपीरियल पैलेस कहाँ है, तब जापान, टोक्यो के जापान में। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है जी, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है। और इस अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था। शेर, शेर की अगर बात करें तो शेर जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है किसका है, तो नॉर्वे और नीदरलैंड का, नॉर्वे और नीदरलैंड का। तुर्की है ना, चांद तारा तुर्की का है। लिली, लिली की अगर बात करें तो फ्रांस का है, फ्रांस के लिली। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान नई दिल्ली में, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था, आपको 1861 में, 1861। आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है, आंध्र केसरी, आंध्र केसरी, तो टी प्रकाशम को, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, आंध्र केसरी टी प्रकाशम। शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर कहते हैं, शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर कहते हैं। शेख मुजीबुर रहमान की अगर बात की जाए तो इसको बांग्लादेश के पिता भी कहते हैं और इसे बंग बंधु भी कहते हैं। CF इंडीज को अगर देखा जाए तो इसको दीन बंधु कहते हैं, क्या कहलाता है, दीन बंधु। अगला क्वेश्चन, उषा थोराट समिति का संबंध किससे है, उषा थोराट, उषा थोराट समिति का संबंध है देश के सभी गांव में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादाभाई नौरोजी ने वर्ष 1867 में किया, तो प्रति व्यक्ति आय कितना था, 20 रुपया था, है ना, कितना था, 20 रुपया। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे मानते हैं, तो किसको माना जाता है, साइमन कुजनेटस, साइमन कुजनेटस को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1975 में,
कब हुआ था? 1975 में। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत तो कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ था? जर्मनी का। दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आपको पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया? कांगो गणराज्य ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए नियुक्तियां में कौन सुमेलित है? नियुक्तियां में हुए जो है कौन सुमेलित है? हाल ही में हुए नियुक्तियां में कौन सुमेलित है? तो कह रहा नील मोहन जो है, नील मोहन की अगर बात किया जाए तो क्या यूट्यूब के नए सीईओ हैं? बिल्कुल सही है। नील मोहन क्या है? यूट्यूब के नए सीईओ हैं। एस अब्दुल नजीर क्या है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के जो है सीईओ हैं, बीवीआर सुब्रमण्यम। तो सभी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया गया है? भोपाल में। अगला है, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन से पदक जीता था? रजत, है ना। तो ये 79 क्वेश्चन था। आगे जो है 20 मैथ और रीजनिंग का जो है और हिंदी इंग्लिश का जो है वेटेज है। तो आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार वीडियो देखिए, एक बार पीडीएफ देखिए, उसके बाद कोई आपको रिजल्ट रोक नहीं सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।